हेलो गाइस। इस वीडियो में हम नेशनल इमरजेंसी बेसिकली ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसी मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इन ऑल टुगेदर बेसिकली तीन हेडिंग में हम इमरजेंसी को पढ़ते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है और एक स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, यही तीन टाइप की इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है। इन तीनों में से किस किस को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। कुछ पॉलिटिकल इनोवेशंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे जो इस इमरजेंसी के प्रोविजंस को एकदम ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। और ये और भी कुछ कुछ बातें देखेंगे जो कि प्योरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी से लेके आपका यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लेवल कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी कितने होते हैं मैंने अभी आपको बताया। तीन टाइप के नेशनल इमरजेंसी होते हैं जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखा गया है। तीन टाइप की तीन हेडिंग में होते हैं, हम पढ़ते हैं इसको तीन हेडिंग में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 जिसको बोला जाता है, फेमसली बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाता है, इसकी वर्ड की नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात पूछ रही है तो आर्टिकल 352 की डिस्कस हो रहा है। याद रखिएगा, 352 को डिस्कस किया जा रहा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के हेडिंग के अंदर। देन आता है आर्टिकल 356 जिसको स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अगर बोला जाएगा तो आप उसे स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल की तरह देखिएगा, उसे आप नेशनल इमरजेंसी की तरह मत देखिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नाम से अगर हमें पढ़ ऐसे सुनने में आया कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तो हम सोचेंगे यार नेशनल इमरजेंसी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, ये याद रखिए। इसको नोट कर लीजिए और रट लीजिए। देन आता है 360, आर्टिकल 360 फाइनेंस इमरजेंसी। बेसिकली इसका कभी कभी आपसे पार्ट भी पूछ लिया जाता है। टोटल हमारे में पार्ट 25 पार्ट हैं इस ऑल टुगेदर। स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 22 पार्ट थे। तो 22 पार्ट को अलग अलग पार्ट का अलग अलग टॉपिक है, हेडिंग होता है। जैसे कि पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज है, ऐसे हर एक पार्ट का अलग अलग हेडिंग है। तो ये कौन से पार्ट में आता है इमरजेंसी? इमरजेंसी हमारे 18 पार्ट के अंदर डिस्कस किया गया अच्छे से। ठीक है, आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 352 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 360 पे इसका कंप्लीट हो जाता है पार्ट 18। तो ये पूछा जाता है और बहुत बार आया है एग्जाम में, तो इसे आप रट लीजिए। मैं वही चीज़ रटने को बोलूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पार्ट 18 आर्टिकल नंबर 352 से आर्टिकल 360, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सब मेंशन करूँगा और बताऊँगा उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने बताया नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। बट रिसेंटली न्यूज़ में था फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंडिया के रिस्पेक्ट में न्यूज़ में नहीं था, श्रीलंका में अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया था पिछले शायद से पास्ट 3 to 4 months बैक। श्रीलंका में लगाया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया था। और भी 2-3 कंट्री में लगा था, बट इंडिया में नहीं लगा है, ये बात आप याद कर लीजिए। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुका है, उसको काउंट करना मतलब अब वेस्ट ही है एक टाइप का। हर 2 साल 3 साल में लग ही जाता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगा है? देखिए, नेशनल इमरजेंसी वैसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो मैंने बोला, इसका लीगल वर्ड क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कितनी बार लगा चुका है? बेसिकली 3 बार लग चुका है। बट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव न्यूज़ में था, मतलब सेंसेशनल चीज़ है, जिसमें आपने देखा होगा मोदी जी को डिसगाइज्ड रूप में मतलब सरदार जी बन के इधर उधर अंडरग्राउंड घूम रहे थे। और भी बहुत टॉप क्लास के लीडर, हमारे उस टाइम के लीडर अंडरग्राउंड घूम रहे थे। ठीक है, बेसिकली इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो वाला इमरजेंसी को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसके भी रीजंस हैं। ऐसे ही मतलब फालतू में कुछ डिस्कस नहीं किया जाता, सब चीज़ का एक पर्टिकुलर रीजन होता है, इसलिए डिस्कस किया गया है। तो टोटल 3 नेशनल इमरजेंसी लगा रखी है हमने, 3 नेशनल इमरजेंसी लगा रखी है। 2 तो वॉर के टाइम लगाया था और एक आपका जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975 में, वो वाला। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। अब इन सब का अब अलग अलग से मैंने ये पूरा कॉलम में डिस्कस कर रखा है। देखिए, जैसे ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, नेशनल इमरजेंसी मतलब 352 की बात कर रहा हूँ, तो 352 लगाना है तो 3 ग्राउंड्स हैं। एक है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ते हैं तो उसमें ब्लैक लेटर की हरदम हेजीमनी होती है। मतलब जो लिखा है वो लिखा है, वो रटना है, सीधी बात। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन दोनों सेम नहीं है। लिखता है, लगता है आपको सेम, लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन बेसिकली जो अंदर नक्सलाइट ग्रुप ने मान लीजिए पूरा एक स्टेट कंट्रोल कर लिया, तो उस टाइम भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कैसे लगेगा? मतलब स्टेट्स रूल की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा हूँ। वो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, मतलब मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया एकदम स्टेट का,
तो क्या करना पड़ेगा, तो उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या कर सकती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट की सारी पावर अपने आप ले लेगी और प्रेसिडेंट रूल लगा देगी वहाँ पर, ठीक है। इसी को प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो पता ही है आपको, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी मतलब पैसे की कमी हो गई, तो उसमें सोचिए सैलरी भी कम कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली जज की सैलरी जुडिशरी की एकदम इंडिपेंडेंट रखा गया है। कहाँ लिखा गया है इंडिपेंडेंट रखा जाएगा जुडिशरी को, आर्टिकल 50 में लिखा गया है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। बट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा जो यूनियन कैबिनेट है, मतलब यूनियन पार्लियामेंट है, वो चाहे तो जज जुडिशरी का जो सैलरी है, जितने भी सरकारी अफसर है उनका सैलरी है, सबका सैलरी कम कर सकता है, ऑल टुगेदर बंद भी कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, कुछ महीने कुछ टाइम, वो तो मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अब दूसरा पॉइंट जो पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जो हमारा 352 है, आर्टिकल 352, उसके लिए हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, हर 6 महीने में चाहिए होता है, पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल उसे कहते हैं, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए होता है, ये बात याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इन आर्टिकल 352 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्टेट इमरजेंसी के लिए उसमें भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, बट सिंपल मेजोरिटी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, समझ गए। तीनों हेडिंग का तीनों में बता रहा हूँ। ये नेशनल इमरजेंसी के लिए मतलब आर्टिकल 352 के लिए हमें 6 महीने में, हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा विथ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउस। पार्लियामेंट जब भी बोलता हूँ तो बोथ द हाउस कॉमन सेंस है वो, ठीक है। और दूसरा वाला जो प्रेसिडेंट रूल वाला है उसमें भी बोथ द हाउस, क्योंकि पार्लियामेंट की बात हो रही है, बट विथ सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3 प्रेजेंट, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट वो होता है स्पेशल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी आपको पता है अबव 50%, ठीक है। और एक और पॉइंट बात है इसमें याद करने वाला, जो इसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल में है, कि ये 1 मंथ के अंदर ये करवाना होगा, विद इन द स्पेशल मेजोरिटी, विद इन 1 मंथ ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। अगर हाउस को सेशन में बुलाइए और 1 महीने के अंदर उसका वो लीजिए आप, अप्रूवल करवाइए, तभी आपका वो जो प्रोक्लेमेशन, मान लीजिए आज प्रेसिडेंट ने उठ के, रामनाथ कोविंद जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, तो विद इन 1 मंथ, मतलब आज से 1 महीने के अंदर संसद वापस बुलाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में सारे सांसद जाएंगे और वहाँ पर अप्रूव करवाया पड़ेगा 2/3 से। अगर 2/3 से अप्रूव नहीं हुआ तो जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हुआ, 1 मंथ का टाइम लाइन खत्म हुआ है, इमरजेंसी ऑटोमेटिकली हट जाएगी, समझ गए। वैसे ही सिमिलरली इन प्रेसिडेंट रूल क्या हो जाएगा, 2 मंथ का टाइम लाइन दिया गया है, 2 मंथ के अंदर आपको करवाना पड़ेगा वरना हट जाएगा। फिर एक और पॉइंट जो प्रेसिडेंट रूल में इंपॉर्टेंट याद करने वाला है, कि इसका मैक्सिमम पीरियड हमने 3 साल दे रखा है, मतलब 3 साल के बाद आपको कैसे भी कैसे करके इलेक्शन करवाना ही है, उसको स्टेबिलिटी लेके आ जानी है स्टेट पे, स्टेट की स्टेबिलिटी लेके आ जानी है। बेसिकली हम फेडरलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए हम ये प्रिंसिपल को हमने इनकॉर्पोरेट किया इसमें, कि फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब यूनिटरी नहीं है ना, हम फेडरल है ना, स्टेट की भी पावर है, स्टेट की ऑटोनॉमी को हम कितने दिन तक रिस्ट्रेन करके, कन्फाइन करके रख सकते हैं, इसलिए उनको बोला है कि 3 साल तक आप रख सकते हैं। उस 3 साल में आप सुधार दीजिए भाई, आप पूरी पावर यूज कर रहे हैं, पूरा फोर्स लगा रहे हैं, 3 साल में भी अगर आप सुधार नहीं सकते तो फिर व्यर्थ है आपका रहने का भी, फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए 3 साल का टाइमलाइन दिया है, इंडेफिनाइट पीरियड तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता, समझ गए। लेकिन नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनाइट पीरियड तक लग सकता है, प्रोवाइडेड दैट इन एवरी 6 मंथ पार्लियामेंट अप्रूव करता रहे, समझ गए। ये वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस और बाय स्पेशल मेजर विद इन 2 मंथ्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ, रिवोकेशन का तो वो तो एक तो यार क्या होगा रिवोकेशन के लिए, ऑटोमेटिकली जो हट जाएगा, अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। दूसरा प्रेसिडेंट एक नोटिस डाल दे कि मैं रिवोक कर रहा हूँ, तब हट सकता है, या फिर पार्लियामेंट बैठ गया और पार्लियामेंट ने मना कर दिया। तो मतलब ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं रहा हूँ, जो मैं रटने वाली चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इंप्लीमेंट कितनी बार हुआ है वो यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन वो सब आप याद मत कीजिए, बस ये नेशनल इमरजेंसी 3 बार रहती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1975 वाला, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू को बेसिकली पिछली जब इंदिरा गांधी सरकार थी तो जुडिशियल रिव्यू को उसने कर्टेल कर दिया था। मतलब आप, मैं बताता हूँ इंदिरा गांधी सरकार में वो क्या रहा था, मतलब वो उस टाइम इमरजेंसी को इतना डिस्कस क्यों किया है। बेसिकली हम सोचते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, बार बार आपस में बात करते होंगे और यही बात निकलती होगी, पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए भाई, लेकिन वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो, बट इतनी ऐसी ऐसी बातें को वो पूछ देते हैं और ऐसी ऐसी बातें को वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बस लिखा था आज से पहले, 1975 से पहले वो बात लिखी गई थी कि ऐसा हो सकता है, बट कभी हुआ नहीं था। इंदिरा गांधी जी की सरकार में ऐसे मंत्री होंगे या इंदिरा गांधी जी इतनी पढ़ी लिखी होंगी कि उनने वो इंटरनल एग्रेशन, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला वर्ड था, उसको पकड़ लिया और बोल दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली मैं तो सही हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनली इमरजेंसी को सही भी माना गया है, इसलिए हम 3 बार काउंट कर रहे हैं। अगर वो इमरजेंसी गलत होती तो हम 2 बार काउंट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली उस टाइम की इमरजेंसी वो वैलिड थी, ठीक है। कहाँ से इंटरनल डिस्टर्बेंस का वहाँ पर कॉन्सेप्ट था और इंटरनल डिस्टर्बेंस के चक्कर में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी।
इसीलिए हम इतना डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सोचो, जो हम सोच भी मत, बस ऐसे ही सोचते हैं फालतू है। और ये वाला जो मैंने बताया था कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, आपको तीनों एक जैसा लग रहा होगा, बट इसके अंदर जो ये आर्म रिबेलियन है, आर्म रिबेलियन से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था और उसका यूज़ करके एक बार इमरजेंसी लगा दी, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ा कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने और क्या कर दिया था, और एक तो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला वर्ड यूज़ करके इमरजेंसी लगा दिया, और दूसरा क्या बोल दिया कि एक अमेंडमेंट लेके आ गई थी, 38th अमेंडमेंट आया था बेसिकली 1975 में। उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था कि ये जुडिशली इम्यून है, मतलब प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर दिया है वो जुडिशली इम्यून है। जुडिशली मतलब जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, ये उस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया। बट इसको बाद में इस अमेंडमेंट को चेंज कर दिया गया, और आपकी आज की डेट में जितनी भी इमरजेंसी है, जब भी लगेगा तो वो जुडिशरी चेक कर सकता है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों चेक कर सकता है, ये बात याद रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर उस टाइम क्या हुआ था, एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंदिरा गांधी जी ने रात को जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उनको बोला कि आप प्रोक्लेमेशन कर दीजिए, इमरजेंसी लिख दीजिए, कर दीजिए, इमरजेंसी लगा दीजिए। और उनकी कैबिनेट को पता भी नहीं था, कैबिनेट को सुबह पता चला था, मतलब यूनियन कैबिनेट को सुबह बात पता चली थी इमरजेंसी लगने के बाद। ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, आप अलग से भी पढ़ लीजिए, और उस टाइम के न्यूज़पेपर हैं तो उस टाइम के वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अभी इसको चेंज क्या कर दिया, अभी चेंज किया है कि भैया प्रेसिडेंट तो करेगा ही करेगा, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को आप लिखित में देंगे, और लिखित में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा, पूरा कैबिनेट, कैबिनेट का उसमें साइन होना चाहिए। मतलब कैबिनेट से डिस्कस करने के बाद जो एक लिखित लेटर आएगा वो प्राइम मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को पकड़ाएगा, और तब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर देगा, समझ गए। तो ये प्रोविजंस चेंज हुए हैं, एक क्या रिटर्न वाला, कैबिनेट का होना, कैबिनेट की मंजूरी होनी ज़रूरी है, फिर जुडिशली इम्यून है, फिर टाइम पीरियड। पहले अर्लियर ये जो 1 मंथ वाला जो टाइम बोल रहा हूँ, ये 2 मंथ था, उसको भी चेंज करके 1 मंथ किया है, ताकि बेसिकली 44th अमेंडमेंट 1978 से मतलब बहुत इसको इम्पोर्टेंट, क्योंकि इमरजेंसी से क्या कर रहे हैं आप, पूरी की पूरी पावर कर्टेल कर ले रहे हैं ना, तो उसको बहुत स्टिंगेंट बता दिया, मतलब बेसिकली एकदम वेल डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। और बेसिकली इसमें एक और पॉइंट जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल 358 एंड 359 है। आर्टिकल 358 एंड 359, आर्टिकल 358 क्या करता है, बेसिकली आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट को आपके कर्टेल कर देगा, ठीक है, सारी की सारी फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ओनली। बेसिकली आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट का आर्टिकल जो 19 है उसको ऑटोमेटिकली कर्टेल कर देगा, बट आर्टिकल 359 क्या करेगा, आर्टिकल 359 के लिए आपको प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा, लेकिन उस ऑर्डर में वो जिस भी फंडामेंटल राइट का नाम लिख देगा वो कर्टेल हो जाएगा। इसमें 358 में फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया है, 359 में फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया है, फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करवाने की पावर को कर्टेल किया है। मतलब आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप उसको लागू नहीं करवा सकते, क्योंकि आप कोर्ट नहीं जा सकते। 359 में क्या है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते उसे एग्जीक्यूट करवाने, और 358 में आपके पास फंडामेंटल राइट ही नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला, आर्टिकल 19 वाले की बात कर रहे हैं। और 358 में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, 359 में एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा तभी सस्पेंड होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं, ज़रूरी था ये, ठीक है। लेकिन जो ये 359 वाला भी है, इसमें आर्टिकल नंबर 20 और 21 को टच नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 20 और 21 क्या है वो ज़रूर पढ़िए, 21 तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑल्सो इन आर्टिकल 359 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी आर्टिकल 20 एंड 21 एप्लीकेबल होता है, समझ गए। और ये बात जो मैंने जुडिशियल रिव्यू वाली बात कही थी, ये कहाँ से आया था, ये एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चल रहा था, उसमें बेसिकली ये कहा गया था कि मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल जो लगता है बार बार, उसमें बेसिकली ये बात कही गई थी कि ये नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला कि जुडिशियल रिव्यू का होना बहुत ज़रूरी है। एसआर बोमी के केस बेसिकली 2 पॉइंट के लिए बहुत फेमस है, एक तो सेकुलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी टाइम वो हो रहा था, बेसिकली ये कब का टाइम है, 1992, जो राम जन्मभूमि जो वो अयोध्या वाला या यात्रा हो रही थी, उस टाइम पूरा सेकुलर कॉन्सेप्ट हमारा बिगड़ चुका था, तो उसलिए ये केस आया था उस टाइम की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट की गवर्नमेंट को बेदखल कर दिया था, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, तो उस टाइम ये आया था कि जुडिशियल रिव्यू अलाउड होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं होगा तो सेंटर में जो सरकार है वो स्टेट की सरकार को बार बार हटाती रहेगी, डिसमिस करती रहेगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब सही नहीं है, और प्रिंसिपली भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा फेडरल क्वासी फेडरल टाइप का जो हम मानते हैं, यूनिटरी तो नहीं मानते ना, इसीलिए, ठीक है। और ये एक और चीज़ के लिए फॉर्मेल, ये सारे अमेंडमेंट कब से हो रहे थे, 44th अमेंडमेंट 1978 में हो रहे थे। एक और पॉइंट आप याद कर लीजिए,
जो इसमें मेंशन नहीं है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जनता पार्टी लेके आई थी, पहली बात। दूसरी बात, इसी में वर्ड कैबिनेट का यूज हुआ है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का तो आर्टिकल 74 और 75 में यूज है, बट कैबिनेट का भी यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कैबिनेट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट टाइप की चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसका, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट से आया था? 44th अमेंडमेंट 1978। और एक और बात जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू प्रॉपर्टी को भी चेंज किया था हमने 44th अमेंडमेंट 1978 में। पहले वो क्या था, अभी क्वेश्चन आता है कभी कभी, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, इज अ लीगल राइट, इज अ स्टैट्यूटरी राइट, क्या है? तो स्टैट्यूटरी राइट जो होती है वो बेसिकली स्टैट्यूट में लिखा होगा, तभी स्टैट्यूटरी राइट उसे कहा जाएगा। स्टैट्यूट मतलब जो अलग से, जैसे राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट आ गया, कोई सा भी एक्ट लेके आ गया, उसके ऊपर किताब 10-15 एक्ट होंगे, उसको बोलते हैं स्टैट्यूट्स। तो उस स्टैट्यूट्स में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किसे बोलते हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर लिखा है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोला जाता है। फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के अंदर जो टॉपिक है, उसके अंदर कहीं लिखा है तो उसे फंडामेंटल राइट बोलेंगे। तो पहले जो हमारा प्रॉपर राइट टू प्रॉपर्टी था, वो फंडामेंटल मतलब पार्ट 3 के अंदर था, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर पहले था आर्टिकल नंबर 31 पे, बट उसको अब हमने कहाँ भेज दिया है? आर्टिकल 300A में भेज दिया है। आर्टिकल 300A पार्ट 12 में भेज दिया है, मतलब अब वो क्या हो गया है? फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अब वो कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कभी टिक ऑप्शन में पूछा जाए तो क्या टिक करना है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये जो मैंने बताया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये यूज़ किया गया था कब? इंदिरा गांधी जी ने। मतलब वही तो मैं कहता हूँ, पॉलिटिकल इनोवेशन इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब आपको कुछ कुछ ऐसे केस मिलेंगे, अगर आप मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा उस पर। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि नेता वो पढ़ा लिखा नहीं है भाई, ऐसे ऐसे सवाल पूछ देता है कोर्ट से, तो कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और अब बेसिकली आर्म रेबेलियन को हमने वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को वापस को कोई प्रोटेस्ट के चक्कर में वापस कर दे तो, और बोले कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया और वापस हम कर देते हैं, तो इसलिए हमने उसको कर दिया आर्म रेबेलियन। मतलब अब बंदूक जब तक नहीं उठाएगी स्टेट के खिलाफ, तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती, ठीक है। आर्टिकल 352 का क्लॉज 6 में ये जो मैंने स्पेशल मेजोरिटी वाली बात बोलती कि नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजोरिटी बहुत ज़रूरी है, होना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जुडिशियल रिव्यू वाला मैंने बताया था, कौन से वाले एक्ट से? 38 एक्ट, मतलब 1975 में 38 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 38 अमेंडमेंट एक्ट। और ये दोनों आर्टिकल 352 का स्टार्टिंग मतलब थोड़ा एक प्रोसीजर टाइप का है कि कैसे क्या क्या करना है, और आर्टिकल 356 वाले भी डाल रखा था, ठीक है। और चलिए यही सब बताना था। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविजन? इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसको क्या बोला जाता है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पूछा जाता है, जापान के सॉरी पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है, रशिया के पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है, इजराइल के पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है। ये सारे पार्लियामेंट के नाम इंपॉर्टेंट है। यूएस के पार्लियामेंट का भी नाम पूछा जाता है। तो यूएस का पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपके जापान के पार्लियामेंट को डाइट बोला जाता है, डूमा बोला जाता है आपके रशिया के पार्लियामेंट को, ठीक है। अब इसराइल के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, ये आपका होमवर्क है और ये पढ़ लीजिए। और वाइमार तो मैंने बता दिया जर्मनी के पार्लियामेंट को। चलिए, थैंक यू।